पेपर लीक के चलते नीट यूजी 2026 इज नाउ कैंसिल्ड और अब जो है कुछ दिन बाद डेट्स अनाउंस की जाएंगी, री नीट होगा। क्यों हो रही एग्जाम वापस? हर एक दिन एक ही तरीके से जीता है। वो कोशिश करता है कि जैसे तैसे करके मैं अपने मुकाम को हासिल करूं। तो ये सपने टूटने जैसा है। उस टाइम भी कुछ नहीं किया गया था, दोबारा रीनीट वगैरह, तो मुझे लगा था कि ये थोड़े दिन बाद चलेगी, फिर ऐसा कुछ नहीं होगा। एक बार बताओ, बच्चों की क्या गलती थी? बेचारों की, बच्चे ने तैयारी की, बच्चों ने यहाँ मेहनत की। अब पेरेंट्स बेचारे धूप में, मेरी बात सुनो, बच्चों ने एग्जाम देके फ्री हो गए, फिर भी बच्चे वापिस। सर पीपल सिंगल पीपल कुछ नहीं कर सकता जब तक गवर्नमेंट उसके साथ नहीं रहती। उस गलियों में इतने पेरेंट्स घूम रहे हैं, इतने बच्चे घूम रहे हैं, इन बच्चों की और इन पेरेंट्सों की क्या गलती थी? हमें यह भी देखना पड़ेगा कि सीकर का नाम क्यों आया। तो अपन कहीं ना कहीं सीबीएसई की तरफ मूव कर सकते हैं। सीबीएसई जो कि पहले पेपर बनाते थे, उनके टाइम इतना सीन नहीं हुआ था, वो अच्छे पेपर, लेवल भी अच्छे थे। क्या कहना है यार, कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं। इसके चलते मैं और कैमरा जर्नलिस्ट फरजान आ चुके हैं सीकर क्यों? क्योंकि एज पर द नैरेटिव दैट इज फ्लोटिंग अराउंड, सीकर इस बार के पेपर लीक का एपी सेंटर है। यानी यहीं से वो जलजला शुरू हुआ जो अब पूरे देश में फैल गया, जिसके चक्कर में पिछली बार नीट के लीक नहीं हुआ था, लेकिन कोई भी री नीट नहीं हुआ था, इस बार हो रहा है। हम ग्राउंड जीरो से ये समझना चाहते हैं कि बच्चे किस स्टेट में हैं। यह जो धांधली पूरी शुरू हुई, इसमें मिनी कोटा कहे जाने वाले सीकर का रोल क्या है, पेरेंट्स किस स्टेट में है, पेरेंट्स क्या कह रहे हैं, और कोचिंग वाले और हॉस्टल, क्योंकि उनका भी स्टेक है, उनका क्या स्टैंड है। करीब 23 लाख बच्चों का फ्यूचर लटका हुआ है, अटका हुआ है। रीनीट की डेट्स अभी तक आई नहीं है, पर बच्चे आ गए हैं वापस अपने घरों से, अपनी छुट्टियों से, ऑप्टिमिज्म की एक चादर ओढ़े हुए कि इसमें हम कर ही क्या सकते हैं। यही असल सवाल है, क्या देश का भविष्य हमारा जेन जी सिस्टम के सामने इतना होपलेस है, इतना हेल्पलेस है? सबसे पहले कहानी इस लीक की, तब जाके क्लैरिटी स्टैब्लिश होगी कि सीकर का नाम किस स्टेज पे आया। तो कहानी शुरू होती है महाराष्ट्र के नासिक से। नासिक में नीट का पेपर छप रहा था। एनटीए का क्लेम था कि बहुत तगड़ी सुरक्षा है, बहुत भारी सुरक्षा है, मगर सेंध लग गई। प्रेस से जुड़े एक शख्स ने चुपके से पेपर बाहर निकाल लिया और पेपर पहुंच गया गुरुग्राम। वहां एक कथित डॉक्टर के पास, जिसका नाम है यश यादव। वो डॉक्टर था या नहीं, ये डिटेल अभी तक ऑफिशियली अनवेरिफाइड है। खैर, यश ने इसे जयपुर के जमवा रामनगर में रहने वाले दो भाइयों को 30 लाख रुपए में बेचा, दिनेश बिवाल और मंगीलाल बिवाल। The Rajasthan SOG, however, has stated the price as 15 lakhs instead of 30. ये जो दोनों भाई गिरफ्तार हुए हैं, उन्हें लोकल बीजेपी एमएलए महेंद्र पाल मीणा का करीबी बताया जा रहा है। गिरफ्तारी से सिर्फ 3 दिन पहले एक पोस्ट में महेंद्र पाल दिनेश बिवाल को पार्टी का ऊर्जावान कार्यकर्ता बता रहे हैं, बट द पार्टी हैज क्लियरली स्टेटेड दैट बिवाल इज नॉट एन ऑफिस बेयरर। बिवाल बंधुओं ने इसी ऊर्जा के साथ इसके बाद ये सौदा आगे बढ़ाया और पेपर पहुंच गया सीकर। यहां एंट्री होती है राकेश कुमार मंदावरिया की। राकेश मंदावरिया एक एमबीबीएस काउंसलर हैं। हम उन्हीं के ऑफिस के सामने भी खड़े हैं, जो कि अभी सील हो चुका है क्योंकि वो अभी हिरासत में हैं। वो वैसे एमबीबीएस काउंसलर हैं, डोमेस्टिक यानी भारत के जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें बच्चों की काउंसलिंग करते हैं, उनको भेजते हैं, और बाहर भी, विदेश में भी वो उनको भेजा जाता है। लेकिन इस बार उन्होंने बच्चों को भेजा नहीं बल्कि बेचा। क्या बेचा? एक गेस्ट पेपर। उन्होंने उसको पेपर को गेस्ट पेपर का नाम दिया ताकि पुलिस की नज़रों से जो है वो बचा जा सके। उसके बाद उन्होंने ये पेपर जो है वो 700 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया, जिसमें था एक केरल का लड़का जो एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा था। उसने अपने पिता को ये पेपर बेचा, जो वहीं सीकर के लोकल हैं और यहीं पर इसी रोड में आगे चलकर एक गर्ल्स पीजी चलाते हैं। मैसेज में लिखा था, पापा मेरे एक दोस्त ने ये भेजा है, अपने पीजी की लड़कियों को दे दो, कल सवाल यही आएंगे। पिता ने वो पेपर अपने पीजी की लड़कियों में बांट दिया। वहां से गया वो दिल्ली, जम्मू कश्मीर, बिहार और उत्तराखंड। अगले दिन एग्जाम हुए और जब पीजी मालिक ने क्यूरियोसिटी से एक कोचिंग टीचर को ये गेस्ट पेपर दिखाया, द टीचर वाज शॉक्ड। बायोलॉजी और केमिस्ट्री के कुल 120 क्वेश्चंस हूबहू, इवन द ऑर्डर ऑफ द क्वेश्चंस एंड द कॉमास एंड फुल स्टॉप्स हैड नॉट बीन चेंज्ड।
इसके बाद इस पीजी संचालक ने उद्योग नगर पुलिस स्टेशन में जाकर इस बात की सूचना दी और मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से उद्योग नगर थाने ने इसे लौटा दिया, ये कहते हुए कि अफवाह मत फैलाओ। इसके बाद इस व्यक्ति ने, जो अब इस मामले में विसल ब्लोअर बन चुका है, इसने सीधे एनटीए को मेल किया। एनटीए को समझ में आया कि हाँ, जो इसके इनपुट्स हैं वो पुख्ता हैं, तो उन्होंने आईबी को इन्वॉल्व किया और आईबी ने फिर राजस्थान पुलिस को अलर्ट किया। इसके बाद राजस्थान पुलिस की स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप्स एसओजी हरकत में आई और जब उन्होंने डॉट्स कनेक्ट किए तो उन्हें समझ में आया कि नासिक से चला ये पेपर सीकर, फिर जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड कैसे पहुंचा। फिर हम नासिक क्यों नहीं गए जहां से पेपर लीक हुआ, या जयपुर जहां पर बिवाल भाइयों ने इसे खरीदा, और या फिर और जगहें जहां पर ये बटा। सीकर ही क्यों? क्योंकि सीकर में एग्जाम इर्रेगुलरिटीज का जो ये पैटर्न बना है उसने बहुत सारे कान खड़े कर दिए हैं। And it is not just these two examinations. Even in the REIT 2021 paper leak case, इन्वेस्टिगेशन में मिले सुराग एजेंसीज को सीकर के कोचिंग सेंटर्स और नेटवर्क तक ही पहुंचा रहे हैं। एंटरप्रेन्योर एजुकेशनिस्ट महेश्वर पेरी का कहना है, द हब ऑफ दिस एंटायर ऑपरेशन इज सीकर, वेयर द सक्सेस रेट इज 6 times the national average. A similar thing happened in 2024 too, but the allegations were brushed under the carpet. न्यू दिल्ली से रफली 300, जयपुर से करीब 120 और कोटा से अप्रॉक्सीमेटली 370 किलोमीटर दूर शेखावटीज सीकर emerged as a cheaper, less chaotic alternative to the country's coaching capital. कोटा और सीकर में कुछ बुनियादी फर्क है शहर के तौर पर। क्योंकि मैं खुद कोटा में रहा हूँ, रहकर तैयारी की है, इसलिए मैं आपको ये बता सकता हूँ। जैसे कोटा में कुछ इलाके होते थे, विज्ञान नगर, तलवंडी, कुन्हाड़ी, तो अब जैसे ये जो इलाके हैं इनका शहर से एक थोड़ा सा दुराव, एक थोड़ा सा अलगाव है। यहीं पर आपको कोचिंग की बेल्ट्स मिलेंगी, मतलब एलन वगैरह वगैरह। यहाँ पर ऐसा सीन है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सबसे पहले तो शहर है, सीकर जैसे एक शहर होता है वैसा एक शहर है, और एक पिपराली रोड है जिस पर आपको 5 किलोमीटर के स्ट्रेच में अलग अलग लोकल कोचिंग्स मिलेंगी। राजस्थान में अगर कोई भी बच्चा नीट या जेई की जब तैयारी करता था तो वो एक विकल्प के तौर पर कोटा पर नज़र रखता था कि कोटा वो शहर है जहां उनको इस तरीके की प्रिपरेशन करने का मौका मिल सकता है और वहाँ यहाँ से सफलता मिल सकती है। लेकिन कोटा एक तो शेखावाटी से बहुत लंबी दूरी थी, लेकिन इसके साथ ही कोटा थोड़ा सा कॉस्टली होता जा रहा था, मतलब उनकी फीस बहुत ज़्यादा हाई थी। और ऐसे में सीकर अपने आप में एक प्रयास कर रहा था, मतलब अपनी बाल्य व्यवस्था से लगातार ये प्रयास कर रहा था कि यहाँ कम संसाधनों में, कम बजट में बच्चों को वो तैयारी करवाई जाए और उनको नज़दीकी शहर सीकर में ही ये सारी व्यवस्थाएं मिल गई। कम ट्रांसपोर्ट चार्ज में या रहने का भी जो कोटा में जो खर्चा लगता था उसकी बजाय सीकर में रहने का खर्चा भी कम था। और फिर सीकर ने लगातार क्या धीरे धीरे अपने परिणाम है उनसे साबित भी किया कि यहाँ इन व्यवस्थाओं के साथ साथ पढ़ाई भी अच्छी होती है और परिणाम भी अच्छे निकलते हैं। यानी कि सीकर कोई कोइंसिडेंटली ऐसा नहीं है कि एक साल में ऐसा कर दिया या 1-2 बार में ऐसा हो गया या 1-2 रैंक हैं वो सीकर से निकल आई, नहीं, एवरेज जो परिणाम है वो सीकर कोटा से बेहतर देने लगा। और इसलिए एक वैकल्पिक व्यवस्था शेखावाटी के लिए तो बनी ही, इधर मारवाड़ के लोग या फिर हनुमान गंगानगर के लोग ये भी सीकर को चुनने लगे। इसके बाद हरियाणा ये बॉर्डर के लोग ज़्यादा सीकर में आने लगे। और हालांकि अभी सीकर में ऐसा कोई राज्य नहीं है जहाँ से बच्चे नहीं आते हों। और एजुकेशन के अलावा यहाँ कोई भी अदर एक्टिविटी में भाग लेने के लिए बच्चे मतलब डाइवर्ट हों, वैसा कुछ सीकर में है नहीं। सीकर में सिर्फ एक एजुकेशन का वातावरण है, सारी कोचिंग एक साथ है, सारी कोचिंगों में एक दूसरे में प्रतिस्पर्धा है, लेकिन वो हेल्दी प्रतिस्पर्धा है। जैसे अगर मैं आपको कोचिंग नेटवर्क्स का एक थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दूं तो जैसे कोटा में आपको कोचिंग्स मिलेंगी एलन, रेजोनेंस, वाइब्रेंट। वैसे ही यहाँ पर नेशनल कोचिंग्स तो हैं, जैसे आपको फिजिक्स वाला मिल जाएगी, जैसे आपको आकाश मिल जाएगी, एलन भी मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर अपना इंडिजीनियस नेटवर्क कोचिंग्स का बहुत स्ट्रॉन्ग है। जैसे सबसे पहली कोचिंग जो 90s में स्टैब्लिश हुई वो है CLC, वो हमारे ठीक सामने है। इसके बाद जो सेकंड जो उससे टूट कर एक ग्रुप बना वो है गुरु कृपा। तो आप मेरे पीछे जो पोस्टर देख पा रहे हैं उसमें उन्हीं की 2 रैंक्स जो हासिल किए उन्होंने 2 साल के अंदर, ऑल इंडिया रैंक 1 गुरु कृपा वहां से है। गुरु कृपा से कटकर एक ग्रुप बना फिर समर्पण, और समर्पण से फिर इवेंचुअली मैट्रिक्स। तो CLC, गुरु कृपा, मैट्रिक्स और समर्पण ये 4 इंडिजिनस कोचिंग्स हैं जिनका अपना नेटवर्क है, अपने एप्स हैं,
यहाँ तक कि अपनी पुलिस है, पुलिस मतलब पुलिस मित्र नाम दिया है उन्होंने, कि एक बेसिक जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन उनके इर्द गिर्द है, वो किसी उनकी कोई अथॉरिटी नहीं है, पर जस्ट उनके एक उसके लिए मैनेजमेंट के लिए उनने रख रखी है। और ये नेटवर्क्स जो हैं, ये जो कोचिंग्स हैं, नेशनल लेवल पे नहीं है लेकिन एक नेशनल स्टैचर रखती हैं, उनकी चर्चा है। जब भी कोई जगह कोचिंग हब बनती है, जैसे आप इंदौर का उदाहरण उठा लो, जयपुर का उदाहरण उठा लो, तो होता यह है कि एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप होता है कैफेज का, क्योंकि बच्चे जो हैं वो कैफे में जाएंगे, हॉस्टलों में रहेंगे, मेसों में खाना खाएंगे, और उसी के साथ आता है इंफ्रास्ट्रक्चर। नीट 2024 के नतीजों के बाद when the center wise data was made public, सीकर emerged as a major outlier. कुछ सेंटर्स पर 700 से ज्यादा स्कोर है। खैर, इस साल तो 67 स्टूडेंट्स ने 720 में से 720 स्कोर किया था, क्योंकि ग्रेस मार्क्स और फिजिक्स का पेपर कंपैरेटिवली आसान था। मगर देश के 50 टॉप सेंटर्स, माने जहां सबसे ज्यादा नंबर आए, इनमें से 37 सेंटर्स सीकर में थे। दिस डेफिनेटली वुड रेज सम आईब्रोज। सबसे ज्यादा तो इस सिस्टम से और इस लीक से जो परेशान हैं वो बच्चे ही हैं, इसीलिए हमारा फोकस ये है कि सबसे पहले हम बच्चों से बात करें, फिर जाके किसी और स्टेक होल्डर को तलाशें। तो चलिए देखते हैं बात से क्या कह रहे हैं। अब हम लोग वो करेंगे जो हर प्रदर्शन इस तरह के किसी भी घपले के बाद होता है, हॉस्टल में जाएंगे। ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये आखिरी बार नहीं हो रहा है, क्योंकि एनटीए भी वही है और सरकार प्रशासन भी वही है। ये जब चल रहा था 7-8 मई के आसपास, ये जो जांच वगैरह न्यूज पे आ रही थी कि ऐसा कुछ सीन हुआ है सीकर में, सुनने में आ रहा था कि पेपर लीक वगैरह हुआ है यहाँ से वहाँ, तो मन में एक ये भी था कि हाँ कुछ फ़ायदा भी हो सकता है, कुछ नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि मेरा जो स्कोर है वो एकदम बॉर्डर लाइन पे है 602, तो ऐसा चांसेस था कि हो भी जाए नहीं भी हो जाए अकॉर्डिंग टू कट ऑफ। तो लग रहा था कि फ़ायदा भी है नहीं भी है। तो पहले तो दुख भी हुआ था सर, फिर बाद में फिर ये भी रहा कि आगे और भी हो सकता है अभी, तो इसलिए वापस सर मेरे को सीकर भेज दिया। मैं हूँ अलवर से। तो हाँ, मैं घर पे था, तब पता लगा, घर वालों ने बताया कि नीट पेपर लीक हो गया, तो अब दोबारा सीकर जाना पड़ सकता है। तो फिर सीकर आया, थोड़ा ऐसे दुख की माहौल भी था, मेरे को तो कंफर्म नहीं था भाई सिलेक्शन हो ही जाएगा 592 पे। तो ऐसे फिर थोड़ा ऐसे हुआ भाई दोबारा मौका मिल रहा है तो दोबारा देखिए कोशिश कर सकते हैं, क्या पता वो हो जाए दोबारा सिलेक्शन। तो फिर सीकर आए, अंकल से मिले नीचे, उन्होंने हॉस्टल दिया, तब तैयारी करने आ गए दोबारा सीकर। ये भी रहता है क्या कि जैसे मुझे 2 तरह के बच्चे मिल रहे हैं, एक जिनके शॉर्ट 650 टाइप के रेंज में, दूसरे मिल रहे हैं जो थोड़ा सा नीचे 450 500 तो उनके लिए तो अपॉर्चुनिटी है, जैसे आप लोग भी इसको अपॉर्चुनिटी की तरह ले रहे हो। लेकिन अगर उनका एक ठीक ठाक नंबर आता है तो क्या एक डिवाइड भी क्रिएट हो रहा है थॉट में, या ये सब चीज़ों पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है? जिसके 600 प्लस है वो सर उसको दुख तो हुआ ही होगा, क्योंकि सर उसका अच्छा ही स्कोर रहा था। एक बार अब 3 महीने नीट की तैयारी करके छोड़ दी किताबें, अब एकदम से वापस लगना पड़ेगा। वो एक फ्लो टूट गया बच्चे का, उस फ्लो को बढ़ने में भी टाइम लगेगा, और टाइम चक्कर में फिर टाइम निकलेगा, वो तैयारी पेपर का आएगा, मेहनत मतलब दिन कम मिले तो फिर नुकसान हो जाएगा उस नीट के पेपर के लिए। क्या रहता है माइंडसेट? मेरे अकॉर्डिंग मैं ये सोचता हूँ कि देखो सर, अपन अभी से जितना ज़्यादा पॉजिटिव लेंगे उतना ही अपने लिए फ़ायदा होगा, क्योंकि अगर यही सोचते रहेंगे कि वो अपन ने तैयारी की, अपने को फ़ायदा हुआ, अपने को नुकसान हुआ, अपना वो स्कोर था, अपन कट ऑफ से इतना दूर थे, इतना आगे थे, अब वो सब सोचेंगे तो अपन जो आ रहा है उसमें और पीछे रह जाएंगे उन बच्चों से जो कि इसको पॉजिटिव लेके आगे प्रिपेयर कर रहे हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग मैं ये सोचता हूँ कि जो भी भगवान ने मौका दिया है, अपन इसको अच्छे चैलेंजिंग मूव की तरह लेके अच्छा स्कोर करने की कोशिश करें। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जिस तरीके का ऑप्टिमिज्म मैं इस शहर में देख रहा हूँ बच्चों के अंदर, किसी भी तरीके की हताशा नहीं है, तुरंत मूविंग फॉरवर्ड का एटीट्यूड है कि हम तुरंत यहाँ से आगे बढ़े। लेकिन मेरी एक चिंता है जो मैं अपने दोस्तों से बांटूंगा और उनसे पूछूंगा कि क्या है, फिर लीक हो गया तो? सर ये तो इन सरकार का यही चल रहा है, कभी लीक हो रहा है। 2024 में भी लीक हुआ था, एसओजी सीबीआई जांच हुई थी, चार्जशीट वगैरह 42 शायद पीपल्स को उन्होंने चार्जशीट वगैरह किया था, फिर वो उनको छोड़ दिया गया, उनका क्या हुआ आज भी नहीं पता। ये इस गवर्नमेंट में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी रह रही है, ये हर बार होता जा रहा है। इस विषय में अब मतलब
कुछ ना कुछ कर नहीं सकते जब तक कि ये ऊपर गवर्नमेंट और इनके जो मैन जो पीपल्स है ये इनको कभी सस्पेंड करते हैं, कभी इस पोस्ट से उस पोस्ट पे शिफ्ट कर देते हैं। ये इनका वही सर्कुलेशन चल रहा है। मैं ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं इसको एक अच्छी एजेंसी जैसे अपने NTA को दे रहे हैं पेपर बनाने के लिए, तो अपन कहीं ना कहीं CBSE की तरफ मूव कर सकते हैं। CBSE जो कि पहले पेपर बनाते थे उनके टाइम इतना सीन नहीं हुआ था, वो अच्छे पेपर लेवल भी अच्छे थे, और इन पेपर्स के थोड़े लेवल भी डाउन हो रहे हैं। तो बच्चे कहीं ना कहीं जो रिपीटर्स बच्चे हैं उनको थोड़ा बहुत ये भी होता है कि वो अच्छे लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत तो डिमोटिवेट फील होता है। चलिए, पेपर वाले लेवल की बात में तो कई चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन मतलब अभी भी मैं पहले सबसे राय ले लूँ क्या दोस्त, तो अभी एक बार तो बढ़िया ठीक ठाक स्कोर रहा, फिर देना पड़ रहा, अब फिर हो गया तो लीक। सर बार बार लीक होने की वजह से सर बच्चे का भी डिमोटिवेट हो जाता है सर वो, यानी सर बार बार वो कितने, अब से देखो अभी इस टाइम को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, बस 10 डेज़ के बाद ये वापस हो गया था कि री नीट, तो सर वो बच्चा इतना ज़्यादा फ्लो नहीं कर पाए, यानी कि ज़्यादा नहीं हो पाया, लेकिन वो सर वापस कर लेगा। लेकिन सर अब जो ये टाइम रहना ये भी एक कम ही दिया है, यानी कि ये तो अप्रोक्स पता नहीं, लेकिन सर बार बार फ्लो होना सर ये इट्स डज नॉट मैटर। जो रांझना में है नहीं कि कौन फिर से उठे, अंत में बोलता है ना कुंदन, तो ये आप लोग के साथ तो बार बार उठना पड़ रहा है। उठना तो पड़ेगा, अब नीट चाहिए तो उसके लिए अब सरकार को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, जैसे लीक ना हो। 3 साल में 2 बार पेपर लीक हो चुका है, तो ऐसे लीक होगा तो बच्चे का एक वो होता है ना, पढ़ने का वो जुनून वो खत्म हो जाता है यार, लीक होगा फिर रहेंगे फिर देंगे, क्या फ़ायदा उसका। तो उसके फिर बच्चा एक फ्लो में जो बनना चाहता है, नीट का जो जुनून लेके आता है ना, वो जुनून एकदम ऐसे बराबर हो जाता है, मतलब कुछ नहीं है अब तो लीक होगा, अपने क्या है फिर पेपर देंगे, क्या पेपर देंगे, वो हो जाएगा ऐसे ही। तो फिर बच्चे को NTA को कुछ ऐसे करना चाहिए कि या तो फिर NTA को कुछ मतलब कार्रवाई करनी चाहिए कि जितना लीक हो रहा है सिक्कर से लीक हुआ है, तो यार इस चीज़ पे कुछ ध्यान देना चाहिए। देखिए, ये सब फ्यूचर के डॉक्टर्स हैं और सिस्टम जो है वो वेंटिलेटर पे है। इस चीज़ को ये लोग ट्रीट नहीं कर सकते, जो लोग इसके जिम्मेदार हैं वही कर सकते हैं। अपनी तरफ से बच्चे ये कोशिश कर रहे हैं कि वो वापस से उस माइंडसेट में आए और ज़्यादा न सोचें, लेकिन इन लोग के बीच में एक छोटी सी हताशाई तो है ही कि भाई फिर से अगर लीक हो जाता है तो क्या होगा। क्या कहना है यार, कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं। नीट 2 लीक होगा, फिर लीक होगा, सरकार जाएंगी आएंगी, चलता ऐसे रहेगा। बहुत इधर स्ट्रगल तो इतना किया है, इसलिए होता है ना वो तो फिर लास्ट में, लेकिन फिर घर वालों ने समझाया, इतना सपोर्ट किया कि कोई बात नहीं, कि चलता है फिर करना ही पड़ेगा, ये तो कि रीनीट है तुम्हें वापस देना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुमने अच्छे से पढ़ाई की है ना तो तुम्हारा फिर से हो जाएगा। आप लोग का भी यही था? आप लोग कहाँ थे जब आप लोगों को पता चला? हम तो घर पे ही थे, वैसे हो रही थी 2-3 दिन पहले से कि हो सकता है रीनीट हो, तो मैंने तो पढ़ना चालू कर दिया था पहले से ही। तो हाँ, मैं पढ़ ही रही थी तब, फिर पापा ने बोला कि हो गया कैंसिल, अब तो आपको वापस ही जाना पड़ेगा। फिर सर का वीडियो है शाम तक कि मतलब तुम रिलैक्स हो जाओ, हम करवाएंगे टेस्ट। तो फिर हम रिलैक्स होकर वापस आ गए यहाँ पे। अब पढ़ना तो है ही, पहले भी हो गया था लगभग, तो अभी भी हो ही जाएगा, ऐसे कॉन्फिडेंस तो है। आपको है कॉन्फिडेंस? हाँ है ना, इस बार तो हो ही जाए, इस बार होगा ही। हाँ, पिछली बार मैं थोड़े कम रह गए थे, तो मेरे लिए तो एक चांस की तरह ये है, अच्छा ही है ये वापस हो रहा है, तो इस बार मेरे पास एक और चांस वापस है कि हाँ ना हो, मेहनत कर लिए, फिर सब कुछ हो गया रिलैक्स, फिर उसके बाद दोबारा आता है कि मतलब इतने लोगों ने पेपर खरीद लिए, हमारी मेहनत तो रह गई ना। फिर तो ऐसे सोचा कि क्या कर रही है गवर्नमेंट, हम तो पूरे यहाँ पे मेहनत करके मरे जा रहे हैं, तो तब ऐसा थोड़ा पैनिक हुआ। फर्स्ट रिएक्शन तो मुझे बहुत रोना आया था क्योंकि मैं मेरी बड़ी मम्मी के पास में जा रही थी काफ़ी सालों बाद में, तो मुझे ऐसे लगा था कि ना हो तो ही ठीक है। अभी जैसे 2024 में भी लीक हुआ था, उस टाइम भी कुछ नहीं किया गया था, दोबारा रीनीट वगैरह, तो मुझे लगा था कि ये थोड़े दिन बाद चलेगी, फिर ऐसा कुछ नहीं होगा। इस वजह से मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया, एकदम से पता लगा तो थोड़ा शॉकिंग था। मुझे ये लगा कि सुनने में आ रहा था कि कट ऑफ जैसे 620 630 जाएगी, तो जो बच्चे 10 20 40 नंबर से रह रहे हैं उनके लिए तो ये एक गोल्डन चांस हो गया, इसलिए मेरे को तो मतलब अच्छा लगा था कि ठीक है दोबारा से एक चांस और। 10 दिन बाद से फिर से मतलब पेपर देने के बाद दिमाग एकदम रिलैक्स हो गया था, कुछ पढ़ाई वढ़ाई से रिलेशन नहीं रहा, और अब जब 10 दिन बाद फिर से बुक्स उठा रहे हैं तो दिमाग कैच ही नहीं कर पा रहा, थोड़ा प्रेशर ऐसी फील आ रही है कि क्या है ये, फिर से वही जो प्रेशर अपने को पेपर से पहले मिल रहा था वही दोबारा से झेलना पड़ रहा है। मतलब ऐसा था कि सारा सामान वापस घर ले जाने के बाद ऐसा सोच लिया था कि जैसा भी होगा अब वापस नहीं आना। हमने तो घूमने का भी प्लान बना लिया था, हम तो आज हरिद्वार जाने वाले थे, लेकिन एकदम से सारे प्लान
कैंसिल होके वापस वही बर्डन, वही प्रेशर, सारा सामान पैक करना, वापस आना, बहुत ज़्यादा मुश्किल था। सिंस इस पूरी कड़ी में सबसे मेजर स्टेक होल्डर्स कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, इसलिए हमने उनसे भी बात की। वी ट्राइड टू इंक्वायर अबाउट हाउ दे रिएक्टेड टू दिस न्यूज, how they are managing the crisis and what they have to say about a system that has failed them time and again. सबसे पहले हमने बात की गुरु कृपा करियर इंस्टीट्यूट के फाउंडर डायरेक्टर प्रदीप बुधानिया से, वही इंस्टीट्यूट जिसने लगातार 2 साल देश को पहली रैंक दी है। तुरंत ही जैसे ही 12 बजे के करीबन ये हम लोगों को पता लगा, ये 2 बजे के आसपास हम लोगों ने बच्चों को एक्टिव करना चालू कर दिया। हमारी टीम को इस चीज़ के लिए लगा दिया कि बेटा आप लोगों को लौटना पड़ेगा। अब ये कि बच्चे बहुत दूर दूर के होते हैं, बिहार का बच्चा भी है, उड़ीसा का बच्चा भी है, तो उसके लिए थोड़ा पैनिक तो होता है। वहाँ भी फिर हमने बच्चों को यही बोला कि यार आपको आना तो सीकर पड़ेगा, क्योंकि पूरी साल आपका जो वर्क प्लेस होता है उस वर्क प्लेस का एक माहौल अलग होता है। वहाँ आपको वो वापस उसी कार्यप्रणाली में जुटना आसान होता है। जहाँ रह रहे थे वहाँ थोड़ा सा वो अकोमोडेशन, क्योंकि नए बैचेस स्टार्ट हो गए, तो वो थोड़ा सा मुश्किल सा टास्क था कि वो बच्चे कहेंगे आके सेट कैसे हो गए। तो वहाँ भी कहेंगे हम लोगों ने कुछ हॉस्टल्स जो पीजी वगैरह चलते हैं उन लोगों से भी बात की, उनको भी थोड़ा सा ये जिम्मेदारी दी कि आपको बच्चों को ये जिम्मेदारी है कि इनको कैसे भी सेट करो, चाहे आपको नई बिल्डिंग किराए पे लेनी पड़े, चाहे और कोई व्यवस्था करनी पड़े, या पहले से जो रह रहे हैं वहाँ के इनकी एक कमरे में 2 बच्चों के रखने का ऑप्शन होता है, चाहे 3 रखो थोड़े दिनों के लिए बच्चों को, जो नए बच्चे हैं उनको, लेकिन इन बच्चों को अपने को व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो वो भी कहेंगे हमारे सराउंडिंग के लोग हैं, उन्होंने इस चीज़ में बड़ा सहयोग किया। बाकी और व्यवस्था नहीं होती तो हम लोग भी बच्चों के हॉस्टल्स वगैरह चलाते हैं, तो हम लोगों ने भी बच्चों के लिए अरेंजमेंट किया ताकि उनको कोई दिक्कत नहीं। वही है कि हमारा जो ऐप होता है उस ऐप पे बच्चों को कहीं मैसेज कन्वे किया, उनको एक हमने वीडियो बना के भेजा, और वही है कि बेटा आप लोगों को ज़्यादा पैनिक नहीं होना है। हमारे हाथ में तो है नहीं कि किसी भी हालत में हम सुधार पाएंगे इनको। ये तो कहेंगे जो इन व्यवस्थाओं को टैकल करने वाले लोग हैं, जो कहेंगे ऊपर हायर अथॉरिटी बैठी है, सरकार बैठी है, वो कहेंगे इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करनी जाएगी। तो हम लोगों का तो ये बच्चों को मैसेज था कि बेटा इफ़ बट अपने को कहीं कुछ नहीं करना, क्या हुआ, किसने कहा, कहाँ से इसका एपिसेंटर था, किसने लीक किया, इस पर अपने को दिमाग खर्च करने की आवश्यकता ही नहीं। ये तो कहेंगे इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं वो अपने आप ही करेंगे। तो बच्चों के लिए वही है कि पॉजिटिव थोड़ा सा मैसेज दिया तो बच्चों को प्रिपेयर हो गए। एक अच्छी चीज़, जो सबसे अच्छी चीज़ हुई वो ये कि ये बहुत जल्दी फैसला आ गया। ये यदि 40 दिन बीच में लग जाते, 50 दिन लग जाते, तब हमारे लिए बड़ा पैनिक सिचुएशन हो जाता। जैसे 2015 में हुआ था, दोबारा हुआ था, AIPMT होता था, वो दोबारा हुआ था, वो भी 3 मई को एग्ज़ाम हुआ था, और वो 14 या 15 तारीख को जून को डिसीजन आया। तो 40 डेज़ का बीच का गैप, वो बहुत मुश्किल सा टास्क था। गुरु कृपा एक सीकर बेस्ड इंस्टीट्यूट है, इसीलिए टू डाइवर्सिफाई आवर कवरेज हम देश की सबसे बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट फिजिक्स वाला के पास भी गए। एक नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट का इस क्राइसिस पर कैसा रिएक्शन, कैसा मैनेजमेंट है, ये समझने के लिए हम बच्चों को कॉन्फिडेंट होकर सामने बोलते थे बेटा बहुत अच्छा और ट्रांसपेरेंट एग्जाम होगा, आप निश्चित होकर एग्जाम में जाइए, अच्छा करके आइए। अब वो बच्चा हमारी तरफ ऐसे देखता है कि सर हम तो एक्सपेक्ट करते थे कि आप तो सिस्टम को लेकर बहुत समझ रखते हो, ये कैसे हो गया। तो बच्चा अंदर से टूटता है, और वो जो टूटा हुआ बच्चा है उसको एक शिक्षक का काम होता है संवारने का, संभालने का। हम फिलहाल वही कर पा रहे हैं। जैसे ही पहली बार मेरे सामने ये न्यूज़ आई थी, मैंने विदिन 1 आवर अपने सारे बच्चों को फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस ड्रिप के थ्रू कोशिश की कि सेंटर पे बुला लिया जाए। हमने 2 दिन बाद का समय रखा, क्योंकि दूर दराज बच्चे रहते हैं तो वो जल्दी पहुंच नहीं पाते, बहुत ज़्यादा पैनिक करते हैं इंस्टेंट। उनको बुलाओ, कॉल करो आप। बहुत सारे बच्चे आज अपने पेरेंट्स के साथ आए। आज ही दोपहर में 12 बजे मैंने सारे बच्चों के साथ बैठ के बात की, उनको स्ट्रेटेजी समझाई कि इस तरीके से इस प्लान के साथ हम चलेंगे। नीट का एग्जाम जो बच्चे देखे हैं, जिनकी अच्छा स्कोर है या जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दोबारा ये नीट जब हो रहा है हम अच्छा फाइट कर जाएंगे, तो उन बच्चों को हमने अपने टेस्ट सीरीज में इन्वॉल्व कर लिया है। अल्टरनेटिव डेज में हम टेस्ट पेपर्स करवाते हैं, उस टेस्ट पेपर होने के बाद उसका वहीं सॉल्यूशन करवा देते हैं, जिससे डाउट्स वगैरह जो है वो बच्चे के लिए अतिरिक्त समय ना लें। और अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो टेस्ट सीरीज तो देना चाहते हैं, लेकिन उनको लगता है कि इस साल हो सकता है मैं दूर रहूँगा टारगेट से, तो अपनी तैयारी भी मैं जारी रखूँ, क्लासेज में टॉपिक भी पढ़ूँ, तो मॉर्निंग बैचेज में उनकी जो क्लासेज होती हैं वो अपनी क्लासेज भी कंटिन्यू करते हैं। लेकिन जो बच्चे अपने हॉस्टल्स और सारे अकोमोडेशंस खाली करके, पीजी हाउसेज खाली करके जा चुके, उनके लिए भी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ग्रुप में कहीं 4-4, 5-5 बच्चे जो आसपास के सराउंडिंग के हॉस्टल्स हैं, या हमारा जो थर्ड पार्टी हॉस्टल है, उसमें उन बच्चों को 1.5-2 महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए अकोमोडेट कर दें। तो कुछ उसमें रिबेट किसी हॉस्टल को कह दें, किसी भी तरीके से सहयोग कर सके, उस सहयोग के लिए तत्पर तैयार है। देखिए, कोचिंग वालों का इसमें अपना स्टेक है, बच्चों के साथ तो गलत हुआ ही है, जो जांच हो रही है वो तो होगी,
लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब बच्चा आता है तो उसके साथ एक पूरा इकोसिस्टम आता है। हॉस्टल्स आते हैं, बच्चे हॉस्टलों में रहेंगे, मेसों में खाना खाएंगे, कैफेज में जाके खाना खाएंगे, तो ये पूरा इकोसिस्टम भी चलता है। और उसी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हॉस्टल और पीजी होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं खुद कोटा में रहा हूँ, तो मैं खुद एक हॉस्टल में रहता था, तो वहाँ पर कैसा होता था, वो हमारे एक लोकल गार्जियन के जैसे होते हैं कि 11 महीने हमें उनके साथ रहना है। एक बार छुट्टी मिलती है दिवाली की, उसमें आप जा सकते हो। तो उनका अपने चैलेंजेस हैं, क्योंकि अब वो इस चीज के लिए नहीं तैयार थे। क्या चैलेंजेस हैं वो मनोज जी आपको बताएंगे। सर मैनेज की दिक्कत ये है, देखो सबसे बड़ी क्या, अभी जैसे बच्चे रिसेंटली नए वाले बच्चे खूब आ गए थे हॉस्टलों में, ठीक है, और पुराने वाले बच्चे उनको भी वापस आना था। अब सबसे बड़ी विकट समस्या ये थी कि हॉस्टल वालों ने भी, कोचिंग वालों ने भी, सब ने ये पॉलिसी बना दी कि भाई बच्चा 1 महीने के लिए आएगा, 1.5 महीने के लिए आएगा। किसी को पता नहीं था कि एग्जाम कब होनी है। बच्चे वापस आ रहे हैं। अब कई हॉस्टल वाले तो क्या उन बच्चों को रख ही नहीं रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या थी है कि साहब 1 महीने बाद हम सीट कहाँ से भरेंगे। अब हमारे पास बच्चे आए, हमने बच्चों को सबको बोला कि कोई बात नहीं बेटा, हम अपना एडजस्ट करते हैं। अब एडजस्ट भी ऐसे भी नहीं कर सकते कि किसी रूम में 3 बच्चे रख दिए, किसी में 4 रख दिए। क्यों? बच्चों के 1 महीने के भविष्य का काम है। बच्चा जैसे एक बच्चा जैसे मेरे पास 12 महीने रहा, वो सिंगल रहा। उस बच्चे को पता है कि कई बच्चे होते हैं जैसे बोल के पढ़ने वाले होते हैं, ठीक है। अब उसके साथ में दूसरा बच्चा सेट कर दिया, तो वो बोल के पढ़ने वाला बच्चा है वो भी डिस्टर्ब, और जो न बोल के पढ़ने वाला है वो भी डिस्टर्ब। तो उन बच्चों को अपन 2 को 3 कैसे बना सकते हैं। रही बात यह कि भाई कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो रात को 3 बजे तक पढ़ते हैं, कोई 2 बजे तक पढ़ते हैं, कोई बच्चा ऐसा होता है जो रात को 11 बजे सोना चाहता है। अब एक बार बताओ, आप जो बच्चा रात को 3 बजे तक पढ़ रहा है, उस रूम की लाइटें भी चल रही है, उसमें वो अंधेरे में वो बच्चा तो सो, तो कई बच्चों को अंधेरे में नींद आती है, कईयों को रोशनी में नींद आती है, तो वो बच्चा कैसे उसमें एडजस्ट हो पाएगा बताना। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये थी, तो इसलिए हमने तो ये किया कि भाई ठीक है, जो बच्चे जिस तरीके से पहले थे उसी तरीके से बच्चों को रखा जाए। 3 में फिर विकट समस्याएं आती हैं सर, क्यों? बच्चे का 1 महीने का 1.5 महीने का टाइम है, भविष्य का टाइम है बच्चे का, अपन इसके साथ में खिलवाड़ नहीं करेंगे। फिर भी हमने ऐसे किया कि भाई ठीक है, अपन ने जो नए एडमिशन है उनको एक बार ब्लॉक कर दो, नहीं करने नए एडमिशन अपने को। अपना बच्चा पुराने वाला जब सिलेक्टेड हो जाएगा तो वो बहुत बड़ी बात है। इंडिया टुडे की ओसिन टीम का एनालिसिस कहता है कि 1 जनवरी 2019 से 25 जून 2024 के बीच यानी 5 साल में 19 स्टेट्स में 65 बड़े एग्जाम पेपर लीक हुए। ये सिर्फ वही मामले हैं जिनमें एफआईआर दर्ज हुई, अरेस्ट हुए या परीक्षा कैंसिल की गई। एनटीए के 7 साल के इतिहास में उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में कम से कम 5 मेजर लीक इंसिडेंट्स डॉक्यूमेंटेड है, जिनमें से 3 नीट 2024, यूजीसी नेट 2024, नीट 2026 ऑफिशियली कंफर्म्ड है। 1.4 करोड़ कैंडिडेट्स वर डायरेक्टली अफेक्टेड ड्यू टू दिस। नरेंद्र मोदी की सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी में शायद 1.4 करोड़ सपनों की गिनती नहीं है। यही हाल बाकी राज्य सरकारों का भी है। आप एक सिनेरियो इमेजिन करिए, एक बच्चा है, कड़ी मेहनत के साथ पढ़ाई करता है। हमने आपको सारे पक्ष दिखा दिए हैं, उसके बाद मैं ये बात कह रहा हूँ। एक बच्चा है, बहुत कड़ी मेहनत से पढ़ाई करता है, जो उसके शिक्षक उसको बताते हैं उन सारी नसीहतों को फॉलो करता है, जो सिस्टम मशीनरी उसको बताती है उसको फॉलो करता है। यानी कि ना वो लेट हो सकता है, अपने आप को किसी तरीके से बचाकर, सारी बीमारियों से, सारे एक्सीडेंट, सारी अनहोनियों से बचाकर उसे एक एग्जाम में बैठता है जिसका ख्वाब उसने सालों साल सींचा है। इसके बाद उसके साथ क्या होता है कि वो अपना एग्जाम देता है, उसको एक ठीक ठाक नंबर भी मिल रहे हैं, 600 के आसपास उसने आंसर की मिला ली है। अब वो अपने दोस्तों के साथ कहीं, क्योंकि अब कॉलेज शुरू होने वाला है, उसको अपने मन का कॉलेज मिलने वाला है, अब वो अपने कहीं दोस्तों के यहाँ चला जाता है, किसी रिश्तेदार के साथ मिलना चाहता है, जो हमारी कवरेज में आपने देखा। ये मैं आपको ऐसे बस एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं दे रहा हूँ। वो कहीं जाता है, उसको एक अंदेशा है, उसको बाहर से उड़ती उड़ती खबर आ रही है कि शायद पेपर लीक हो सकता है, वो इस बात से चिंतित है। उसके बाद होता ये है कि उसको पता चलता है कि जो है पेपर इवेंचुअली लीक हो गया है और उसकी जो पूरी मेहनत है उसको दोबारा से करनी पड़ेगी, जीरो से नहीं लेकिन एक लेवल पे फिर से किताब उठानी पड़ेगी, कॉपी उठानी पड़ेगी। आप सोचिए 2 साल पहले एनटीए लीक करता है पेपर, मतलब एनटीए के राज में, एनटीए के रूल में, एनटीए के गवर्नेंस में, एनटीए के एडमिनिस्ट्रेशन में पेपर लीक होते हैं, 2 साल बाद फिर लीक होते हैं। बच्चे को इतनी मोहलत है, बच्चा 2 मिनट लेट हो जाए, अगर अपना उसका प्लास्टर है तो उसको काट कर पहुंचे, ढीले कपड़े पहने, ट्रांसपेरेंट बॉटल लेके चले। बच्चे को तो एक भी मोहलत नहीं है कि वो अपने मन की, या अपने मन से क्या मतलब, अगर एक ढिलाई का एक स्रोत भी वो अंश जो है वो छोड़ सके। पर एनटीए जैसी बड़ी मशीनरी, सरकार जो इतनी बड़ी है, शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्री जिनका अपना एक नारा था, जिस छात्र परिषद से वो आते थे, वो सब कुछ धूमिल हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ी मशीनरी है, उनको गलतियां करने के मौके हैं, उनके साथ खून माफ हैं, लेकिन बच्चे की एक गलती भी माफ नहीं है।
अगर आपको ये बात जायज़ लगती है तो बहुत अच्छी बात है, मुझे आपसे कुछ नहीं कहना है। लेकिन अगर आपको नहीं लगता, आपको लगता है कि बच्चे भी इसी सिस्टम का पार्ट हैं, तो आपको सोचना चाहिए। मेरा नाम है सोमशेखर, कैमरे के पीछे हैं फरजान। जिंदाबाद की ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा।